दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और सच्ची कहानी को लेके, एक और सच्ची घटना को लेके। दोस्तों लालच एक ऐसी चीज़ है, जब लालच में इंसान जो कदम उठाता है तो सोचता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उस लालच में जो किया गया कर्म है वो कहीं ना कहीं एक क्राइम होता है और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आता है, जब उसका फल उसको मिलता है तो वो सोचता है कि शायद अगर मैं ये ना करता तो शायद ऐसा ना होता। दोस्तों लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो ये देखता ही नहीं कि जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है। और आज के दिन की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति के लालच में एक ऐसा हुआ कि दो लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली गई और इसके पीछे न जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई और कितने लोगों की जो ज़िंदगी है वो अंधकार में डूब गई। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके। दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है श्री गंगानगर और यहीं का एक शहर पड़ता है साधु शहर। और दोस्तों यहीं पर मैं बात कर रहा हूँ 4 मार्च 2017 की। 4 मार्च 2017 को रात्रि के करीब 1 बजे वहीं के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और जो व्यक्ति कॉल करता है वो बताता है कि साहब मेरा नाम यूनिस खान है और मैं जो हूँ वो खैरूवाला का रहने वाला हूँ, लेकिन उसका जो दोस्त है उसका परिवार बहुत ज़्यादा संकट में है। उसके परिवार को कुछ बदमाशों ने बंदी बना लिया है और मेरा जो दोस्त है वो कार से कहीं जा रहा था और रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसके परिवार को बंदी बना लिया है। तुम प्लीज़ कैसे भी करके उसके परिवार को बचा लो और मेरे दोस्त की मदद कर दो। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो तुरंत उससे कहते हैं कि बताओ कहाँ की लोकेशन क्या है। तो जैसे ही पुलिस वालों को लोकेशन मिलती है, पुलिस अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पर रुकती है तो पास ही में एक सरसों का खेत होता है। उस सरसों के खेत से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है। अब जब पुलिस की गाड़ी के सामने आता है तो पुलिस अपनी गाड़ी रोकती है। वो जो व्यक्ति है वो तुरंत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे परिवार को बचा लो। दरअसल मेरी ही कार के अंदर मेरी सास, मेरा 2-2.5 साल का बच्चा है और मेरी पत्नी, उन्हें बदमाशों ने अगवा कर लिया है और न जाने कहाँ उन्हें लेके चले गए हैं, इधर को गाड़ी गई है। तो पुलिस वाले उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो रोते हुए बिलखते हुए पुलिस वालों के हाथ जोड़ने लगता है। अब जैसे ही वो हाथ जोड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाता है तो उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, मानो जैसे उसके हाथ पर किसी ने धारदार हथियार से वार किया है और उसको बचाते हुए उसके हाथ पर वो हथियार लगा हो, इस वजह से उसके धारदार हथियार की वजह से उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो पुलिस जो है उस व्यक्ति को समझाती है और उस घटना स्थल की बारीकी से समीक्षा करती है। और उसके बाद में जैसे ही पुलिस थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो देखती क्या है, लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर जाके एक कार खड़ी है। अब उस कार के पास जब पुलिस पहुंचती है तो देखती क्या है कि पीछे वाली जो सीट है, इस सीट पर एक महिला पड़ी हुई है। अब ये महिला देखने में लगभग 28 से 29 साल की लग रही है और इसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ज़ख्मी है। आगे वाली सीट पे देखा जाता है तो एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास है, वो सहमा हुआ बैठा है। बच्चे को देख के ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये रोते रोते थक गया हो और अब बच्चा जो है बिल्कुल सदमे में था। पुलिस जो है वो उस महिला की, जो एक तरीके से जो महिला पड़ी हुई थी पीछे वाली सीट पर, उसकी जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये जो महिला है ये पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात उसके पति को पता चलती है, पति जो कि पुलिस के साथ में ही था, वो कहता है कि दरअसल साहब ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी है जिसकी उम्र 28 साल है। और दोस्तों जब उसको ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो वो जो व्यक्ति है वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो है उस व्यक्ति को तुरंत पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। साथ के साथ वो जो उसकी पत्नी थी उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका था। उसके बाद में पुलिस अपनी टीम को लेकर उस घटना स्थल की बहुत बारीकी से मुआयना करती है। अब जैसे ही थोड़ा सा और आगे पुलिस बढ़ती है तो देखती क्या है, एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो महिला जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास है। और देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस महिला के शरीर पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है, जिसकी वजह से इस महिला की घटना स्थल पर ही बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौत हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस उस महिला की डेड बॉडी को भी अपनी कस्टडी में लेती है और तुरंत उस डेड बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे दिन सुबह को पुलिस उस व्यक्ति से मिलने जाती है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, यानी इनके परिवार में जिस महिला की मौत हो चुकी है उसका पति। अब जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है, वो व्यक्ति होश में आ चुका था।
तो उस व्यक्ति से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे साथ ये जो हादसा हुआ है, क्या इसमें तुम्हें किसी पे शक है? तो ये जो व्यक्ति है ये बताता है दरअसल इसका नाम है जसवंत मेघवाल और ये रहने वाला है अलीपुरा का। दरअसल उसकी जो पत्नी है जो पीछे की सीट पर मृत पाई गई थी उसका नाम है राजवाला, और जो आगे एक लड़का था 2.5 साल का उसका बेटा है रुद्र। और दोस्तों उसकी जो सास है वो भी उसके साथ में ही थी। तो ये जो व्यक्ति है ये बताता है दरअसल ये अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए सालासर बालाजी धाम जा रहा था और उसी समय 2 अज्ञात व्यक्तियों ने हमारी कार में घुसकर हम पे हमला कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो है इस व्यक्ति से सवाल करती है कि आखिर तुम्हें इस बात में किसी पे शक है या फिर कुछ और। तो ये जो व्यक्ति है ये बताता है दरअसल मुझे शक ही नहीं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सब कराया है ये मेरी सास ने कराया है, क्योंकि जब हम सालासर बालाजी धाम जा रहे थे रास्ते में कार पहुंचती है, उसी समय 2 व्यक्ति मिलते हैं। तो मेरी सास कहती है कि इन दोनों को भी सालासर बालाजी धाम जाना है, इन्हें अपनी कार में बिठा लीजिए। मैं उन्हें अपनी कार में बिठा लेता हूं। उसके बाद में जैसे ही कार चलती है थोड़ी देर के बाद में वो दोनों व्यक्ति मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे मैं गेट खोलकर वहाँ से भागता हूँ और सरसों के खेत में छुप जाता हूँ और उसके बाद में वो जो बदमाश थे वो मेरी सास और मेरी पत्नी की हत्या कर देते हैं। तो पुलिस जो है वो सवाल करती है कि आखिर तुम्हारी सास तुम्हारी हत्या क्यों कराना चाहेगी? तो वो जो व्यक्ति है जिसका नाम है जसवंत मेघवाल ये बताता है कि दरअसल उसकी जो सास है पहले भी इस तरीके का कृत्य कर चुकी है, पहले भी उसने मेरे ऊपर हमला कराया है। दरअसल मेरी जो सास है वो मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है और इस वजह से लगातार वो मेरे ऊपर हमला कराती गई है और कई बार नसीब अच्छा हुआ है कि मैं बच गया हूँ। उसके बाद में दोस्तों जसवंत जब ये कहानी पुलिस को सुनाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं होता है, क्योंकि पुलिस के सामने बड़े सवाल थे। अगर उसकी सास ही इस व्यक्ति की हत्या कराना चाह रही थी तो फिर उस सास की हत्या किसने कर दी और उसकी बेटी की भी हत्या कर दी गई, बचा तो सिर्फ वो व्यक्ति जिसकी हत्या करानी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस आखिरकार उस दिन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जसवंत से सच उगलवाने के लिए पुलिस एक चाल चलती है और अगले दिन पुलिस फिर से जसवंत के पास पहुँचती है और पुलिस उसके पास पहुंचने के बाद में उससे कहती है कि दरअसल जो तुम कह रहे थे वो सच है, तुम्हारी सास के गुंडे अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में भी पहुंच जाए, इसलिए हमने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस वालों को गेट पर तैनात किया है। अब जसवंत जब पुलिस वालों के मुंह से ये बात सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब वो सोच रहा होता है कि वो जैसे कहानी पुलिस को बता रहा है पुलिस उस पर यकीन कर रही है और उसकी सिक्योरिटी में 2 पुलिस वाले भी दिए जा रहे हैं। तो जसवंत समझता है कि शायद जो मेरा प्लान है मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं जसवंत के ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद में पुलिस जो है वो जसवंत को अरेस्ट करती है और सीधा लेके जाती है पुलिस स्टेशन। और वहाँ पे जाने के बाद में जब जसवंत से पूछताछ की जाती है तो जसवंत पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जसवंत जब टूटता है और जो कहानी बताता है, यकीन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे कि एक पति आखिर अपनी पत्नी अपनी सास के साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य भी कर सकता है। दोस्तों जसवंत पुलिस को बताता है कि दरअसल ये अलीपुरा का रहने वाला है और बचपन में ही इसके माता पिता की डेथ हो गई थी और इसी वजह से जसवंत जो है बहुत लाड़ों में पला था और इसने जो है बीएड तक की पढ़ाई भी की थी। इसके पास जो ज़मीन है वो लगभग 20 बीघा ज़मीन है और बीएड की पढ़ाई कर चुका है। इधर इसकी जो पत्नी है जिसका नाम है राजवाला, इसके जो पिता हैं उनकी भी बचपन में ही डेथ हो चुकी थी, यानी इस लड़की का जब बचपना था तब उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद में जो राजवाला की मामा है यानी कि माँ है वो इसका भरपूर ध्यान रखती है राजवाला का। राजवाला 8वीं तक पढ़ती है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती है। अब जैसे ही राजवाला जवान होती है तो इसकी जो माँ है उसे इसकी शादी की फिक्र होने लगती है, इसलिए एक अच्छे घर का रिश्ता ये अपनी बेटी राजवाला के लिए ढूंढती है और जैसे तैसे कर कर जो मुलाकात है वो जसवंत से होती है। अब दोस्तों जसवंत के सामने जब प्रस्ताव आता है शादी का तो जसवंत इस लड़की का फ़ोटो देखकर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वह इस महिला से शादी नहीं करेगा, लेकिन जो बीच वाले लोग होते हैं जो रिश्ता कराते हैं वो जैसे तैसे कर कर जसवंत को मनाते हैं। वो कहते हैं कि 35 बीघा ज़मीन है, इकलौती संतान है और अच्छा खासा दहेज भी मिलेगा और दहेज में तुम्हें कार भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब दहेज की बात जसवंत सुनता है तो जसवंत जो है वो हामी भर देता है और उसके बाद में इन लोगों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों जसवंत की शादी राजवाला से हो चुकी थी, लेकिन शादी से ज़्यादा जसवंत इस बात से खुश था कि उसे दहेज में बहुत कुछ मिला था। एक चमचमाती कार मिली थी जिसे देखने के बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश था और उस कार को लेकर वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाता, टहलने जाता। और दोस्तों धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल का समय गुजरता है, इधर इसको एक बेटा भी हो जाता है और उसी बीच में इसकी सरकारी मास्टर में नौकरी भी लग जाती है, यानी सरकारी टीचर भी बन जाता है। अब दोस्तों जब ये सरकारी टीचर बन जाता था तो अपनी ज़मीन जो थी सब ठेके पे उठा देता है और फिर शुरू करता है ये बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करना। अपनी कार में घूमता है, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करता है और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता है और उन पार्टियों के अंदर जब भी ये जाता है तो अपनी पत्नी को भी लेके जाता है।
अब दोस्तों जब इसकी पत्नी राजबाला, जो कि 8वीं तक पढ़ी है, ये बड़ी पार्टियों में जाती है तो वहाँ की जो अन्य महिलाएं होती हैं वो राजबाला से बात करने की कोशिश करती हैं। जब कहीं ना कहीं वो महिलाएं बात करती हैं, वो कुछ मॉडर्न बात करती हैं, तो दोस्तों राजबाला जो थी वो उनसे बात करने में थोड़ा सा असहज महसूस करती है, क्योंकि वो 8वीं तक पढ़ी है और उसे इतने सारी बातें आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब ये जसवंत ये बात देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसको ऐसा एहसास होता है कि उसकी पत्नी की वजह से पार्टी में उसकी बेइज्जती हुई है, और इसीलिए वो अपनी पत्नी से खफा खफा रहना शुरू कर देता है। और दोस्तों ऐसा खफा खफा रहता है कि वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा दूरियां बना लेता है। अब दोस्तों जब ये अपनी पत्नी से दूरियां बनाना शुरू करता है तो ये जाता है कोठों की तरफ, और जब ये कोठों पे जाता है तो बहसियाओं के साथ में एक तरीके से अय्याशी शुरू करता है, बहुत सारे पैसे भी ये वहाँ पर लुटाता है। और धीरे धीरे ये जो बात थी ये इसकी पत्नी राजबाला को पता चल जाती है। जब ये इसकी बात इसकी पत्नी को पता चलती है तो उसकी पत्नी जो है वो अपनी माँ से ये सारी बात बताती है, और उसकी माँ ये सब समझाने के लिए अपने दामाद को उसके घर भी आती है और कई बार उसको समझाया भी जाता है। लेकिन ये जो जसवंत था ये समझने की बजाय एक अलग बात अपने दिमाग में चला लेता है। ये फैसला करता है कि ये अपनी सास और अपनी पत्नी को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा। अब दोस्तों जसवंत जब इस तरीके की बातें अपने दिमाग में बना लेता है तो इसके लिए ये मुलाकात करता है अपने ही गांव में रहने वाले फैसल से। फैसल जो कि इसका दोस्त था, फैसल से ये बात करता है कि उसे उसकी सास और उसकी पत्नी की हत्या करनी पड़ेगी। तो फैसल जो है वो कहता है कि दरअसल इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फैसल जो है वो खर्चा बताता है लगभग 1.5 लाख रुपए का। तो ये जो जसवंत है ये डील तय कर लेता है, डील पक्की कर लेता है और बयाने में उसको 20,000 रुपये भी देता है। लेकिन फैसल कहता है कि हत्या कब करनी है कब नहीं करनी है उसके बारे में तुम पूरी डिटेल उसे बताओगे। और फैसल जो है इस सब में अपने दोस्त हैदर अली को शामिल करता है। और उसके बाद दोस्तों 3 मार्च 2017 को ये जो जसवंत है ये अपनी सास को कॉल करता है कि दरअसल वो अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए जो बालाजी धाम जा रहे हैं, और उसी समय इसकी सास जो है वो हामी भर देती है। और ये लोग 4 मार्च 2017 को जब गाड़ी से निकलते हैं तो प्लान के मुताबिक जो प्लान बन चुका था तो फैसल और हैदर अली रास्ते में इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जैसे ही प्लान के मुताबिक जो जगह बताई गई थी उस जगह पर जाकर जसवंत जो है वो गाड़ी रोक देता है। और फैसल और हैदर अली जैसे ही गाड़ी में घुसते हैं तो इसकी जो पत्नी है यानी जिसका नाम राजबाला है ये और इसकी माँ कुछ समझ पाती इतनी ही देर में फैसल और उसका दोस्त हैदर अली उस पीछे बैठी हुई महिला यानी कि जसवंत की पत्नी राजबाला पर ज़ोरदार हथियार से हमला कर देते हैं। अब दोस्तों जब वो उसकी पत्नी पर हमला कर देते हैं तो उसकी जो सास है वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। इधर ये दोनों लोग उस महिला के ऊपर यानी कि जो जसवंत है उसकी पत्नी के ऊपर इतने ज़्यादा वार करते हैं कि मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद भागकर उसकी सास को पकड़ते हैं और तेज़ धारदार हथियार से कई बार उसके शरीर पे भी वार करते हैं, जिसकी वजह से उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद में जसवंत जो है वो उन्हीं के जो हथियार था उससे अपने हाथ पर कई कट लगाता है जिससे पुलिस को शक न हो सके। और उसके बाद में जो फैसल है और हैदर अली है वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, वो अपने घर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद में ये जो जसवंत है ये अपने दोस्त यूनिस खान के मोबाइल पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि दरअसल वो अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए जा रहा था, रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए जिसने उनके परिवार का अपहरण कर लिया है, तुम पुलिस को फ़ोन कर दो। तो वो जो यूनिस खान है वो रात में पुलिस को फ़ोन करता है। दोस्तों जब ये पूरी कहानी का खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं लोग भी ये सोचने पे हैरान होते हैं कि एक पति अपनी पत्नी और अपनी सास के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश भी कर सकता है। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।